हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम आपके लिए हिंदी का जो वर्क लेके आए हैं वो है वितान भाग 2 से पाठ नंबर 1, जिसको नाम दिया गया है सिल्वर वेडिंग, और लिखा गया पाठ है ये मनोहर श्याम जोशी के द्वारा। तो प्रस्तुत पाठ में जो यशोधर बाबू के माध्यम से जो पीढ़ियों का अंतराल है, या फिर आप इसे यूरोपियन सभ्यता का प्रभाव भी इसे कह सकते हैं, तो उनका हमारे समाज पर होने वाला जो प्रभाव है उसको यहाँ दर्शाया गया है कि किस तरह से यशोधर बाबू जो एक ऑफिसर हैं, सेक्शन ऑफिसर, और किस तरह से उनके जो बच्चे हैं वो उनके कहने के अनुसार कार्य नहीं करते, अपनी मनमर्जी करते हैं। उसके अलावा खुद अपना उदाहरण देते हैं कि किस तरह से वो कृष्णदा जो उनके मार्गदर्शक थे कि उनका किस तरह से मान सम्मान करते थे, उनके कहे अनुसार चलते थे। तो वो सब पाठ में दर्शाया गया है। तो पाठ है आपका, जब सेक्शन ऑफिसर वाई डी पंत ने आखिरी फाइल का लाल फीता बांधकर निगाह मेज से उठाई, तब दफ्तर की पुरानी दीवार घड़ी 5:25 बजा रही थी। उनकी अपनी कलाई घड़ी में 5:30 बज रहे थे। पंत जी अपनी घड़ी रोजाना सुबह शाम रेडियो समाचारों से मिलाते हैं, इसलिए उन्होंने दफ्तर की घड़ी को ही सुस्त ठहराया। फाइल आउट ट्रे में डालकर उन्होंने एक निगाह अपने मातहतों यानी नीचे कार्य करने वालों पर डाली, जो उनके ही कारण 5 बजे के बाद भी दफ्तर में बैठने को मजबूर होते हैं। चलते चलते दुनियाओं से कोई मनोरंजक बात कर दिन भर के सुस्त व्यवहार का निराकरण कर जाने की कृष्णदा पांडे से मिली हुई परंपरा का पालन करते हुए उन्होंने कहा, आप लोगों की देखा देखी सेक्शन की घड़ी भी सुस्त हो गई है। यानी वो मजाकिया लहजे में अपने जो जूनियर है उन पर कमेंट करते हैं। सीधे असिस्टेंट ग्रेड में आए नए छोकरे चड्डा ने, जिसकी चौड़ी मोहरी वाली पतलून और ऊंची एड़ी वाले जूते पंत जी को समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होते हैं, थोड़ी बदतमीजी सी की। एज यूजुअल बोला, बड़े भाऊ आपकी अपनी चूनेदानी का क्या हाल है, वक्त सही देती है। यानी जो बाद में एडजस्ट हुआ है, चड्डा नाम का जो लड़का है, तो वो थोड़ी बदतमीजी करता है और उन पर कमेंट करता है। पंत जी ने चड्डा की दृष्टता को अनदेखा किया और कहा, मिनट टू मिनट करेक्ट चलती है, यानी सही चलती है। चड्डा ने कुछ और दृष्ट होकर पंत जी की कलाई थाम ली। इस तरह की दृष्टता का प्रकट विरोध करना यशोधर बाबू ने छोड़ दिया है। यानी अपने से बड़ों को छूना थोड़ा बदतमीजी समझा जाता है, और वही चड्डा ने किया। लेकिन अब यशोधर बाबू ने इनका विरोध करना छोड़ दिया है। मन ही मन वह उस जमाने की याद जरूर करते हैं जब दफ्तर में वह कृष्णदा को भाई नहीं साहब कहते और समझते थे। घड़ी की ओर देखकर वह बोला, बाबा आदम के ज़माने की है बड़े भाऊ, यह तो जो भाऊ शब्द है वो बड़े के लिए प्रयोग किया जाता है। अब तो डिजिटल ले लो, एक जापानी सस्ती मिल जाती है। यह घड़ी मुझे शादी में मिली थी, हम पुरानी चाल की, हमारी घड़ी पुरानी चाल की। अरे यही बहुत है कि अब तक राइट टाइम चल रही है, क्यों कैसी रही। इस तरह का नहले पर दहला जवाब देते हुए एक हाथ आगे बढ़ा देने की परंपरा थी रेमजे स्कूल अल्मोड़ा में, जहां से कवि यशोधर बाबू ने मैट्रिक की परीक्षा पास की थी। इस तरह के आगे बढ़े हुए हाथ पर सुनने वाला बतौर दाद यानी प्रशंसा अपना हाथ मारा करता, और वक्ता श्रोता यानी कहने वाला और सुनने वाला दोनों ठठाकर हाथ मिलाया करते थे।
ऐसी ही परंपरा कृष्णदा के क्वार्टर में भी थी, जहां रोजी रोटी की तलाश में आए यशोधर पंत नामक एक मैट्रिक पास बालक को शरण मिली थी। कभी कृष्णदा कुंवारे थे और पहाड़ से आए हुए कितने ही लड़के ठीक ठिकाना होने से पहले उनके यहाँ रह जाते थे। मैस जैसी थी, मिलकर खाओ, लाओ पकाओ खाओ। यशोधर बाबू जिस समय दिल्ली आए थे उनकी उम्र सरकारी नौकरी के लिए कम थी, यानी वो 18 वर्ष से कम आयु के थे। कोशिश करने पर भी बॉय सर्विस में वह नहीं लगाए जा सके। तब कृष्णदा ने उन्हें मैस का रसोइया बनाकर रख लिया। यही नहीं, उन्होंने यशोधर को 50 रुपये उधार भी दिए कि वह अपने लिए कपड़े बनवा सके और गांव पैसा भेज सके। बाद में इन्हें कृष्णदा ने अपने ही नीचे नौकरी दिलवाई और दफ्तरी जीवन में मार्गदर्शन किया। चड्ढा ने जोर से कहा, बड़े भाऊ आप किन ख्यालों में खो गए? मेनन पूछ रहा है कि आपकी शादी हुई कब थी? यशोधर बाबू ने सख्त काकर अपना बड़ा हुआ हाथ वापस खींचा और मेनन से मुखातिब होकर बोले, नाउ लेट्स सी आई वॉज मैरिड ऑन 6 फरवरी 1947, यानी मेरी जो शादी है वो 1947 हुई। मैनन ने फौरन हिसाब लगाया और चहककर बोला, मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे सर। आज तो आपका सिल्वर वेडिंग है, शादी को पूरा 25 साल हो गया। यानी शादी के 25 साल पूरे होने पर उसे सिल्वर वेडिंग का नाम दिया जाता है। यशोधर जी खुश होते हुए झेंपे और झेंपते हुए खुश हुए, यानी थोड़े शर्माए। यह अदा उन्होंने कृष्णदा से सीखी थी। चड्ढा ने घंटी बजाकर चपरासी को बुलाया और कहा, सुन भाई भगवान दास, बड़े भाव से बड़ा नोट ले और सारे सेक्शन के लिए चाय पानी का इंतजाम कर फटाफट। यशोधर जी बोले, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी यानी शादी की सालगिरह वगैरह सब गोरे साहबों के चौंचले हैं, हमारे यहाँ थोड़े मानते हैं। चड्ढा बोला, मिक्सचर मत पिलाइए गुरुदेव, चाय मट्ठी लड्डू बस इतना ही तो सौदा है, इनमें कौन आपकी बड़ी माया निकले जानी है। यशोधर बाबू ने जेब से बटुआ और बटुए में से 10 का नोट निकाला और कहा, आप लोग चाय पीजिए, दैट तो आई डू नॉट माइंड्स, कि मैं इसे दिल पर नहीं लूँगा, लेकिन जो हमारे लोगों में कस्टम नहीं है यानी परंपरा नहीं है उस पर इंसिस्ट करना, दैट मैं समहाउ इम्प्रॉपर फाइंड्स करता हूँ, कि उस पर जो खर्च करना मैं उसे अच्छा नहीं मानता। चड्ढा ने 10 का नोट चपरासी को दिया और पुनः बड़े भाऊ के आगे हाथ फैला दिया कि एक नोट से सेक्शन का क्या बनता है। सारा सेक्शन जानता है कि यशोधर बाबू अपने बटुए में 100-150 रुपये हमेशा रखते हैं, भले ही उनका दैनिक खर्च नगण्य हो, नगण्य न के बराबर। और तो बस नेक्स्ट टिकट का खर्च भी नहीं, गोल मार्केट से सेक्रेटरिएट तक पहले साइकिल में आते जाते थे, इधर पैदल आने जाने लगे हैं क्योंकि उनके बच्चे आधुनिक युवा हो चले हैं और उन्हें अपने पिता का साइकिल सवार होना सख्त नागवार गुजरता है। बच्चों के अनुसार साइकिल तो चपरासी चलाते हैं, बच्चे चाहते हैं कि पिताजी स्कूटर ले लें, लेकिन पिताजी को समहाउ स्कूटर निहायत बेहुदा सवारी मालूम होती है और कार जब अफोर्ड ही नहीं की जा सकती यानी वहन नहीं की जा सकती, तब उसकी बात सोचना ही क्यों। तो ये है यशोधर के विचार। चड्ढा के जोड़ देने पर बड़े भाऊ ने 10-10 के नोट 2 और दे दिए, लेकिन सारे सेक्शन के इसरार करने पर भी यानी मनाने पर भी वह अपने सिल्वर वेडिंग की इस दावत के लिए रुके नहीं। मातहत लोगों से चलते चलाते थोड़ी हंसी मजाक कर लेना कृष्णदा की परंपरा में है। उनके साथ बैठकर चाय पानी और गप गपाष्टक में वक्त बर्बाद करना उस परंपरा के विरुद्ध है। गप गपाष्टक यानी फालतू की बातें करना।
इधर यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने और उसके उद्यान में बैठकर कोई प्रवचन सुनने अथवा स्वयं ही प्रभु का ध्यान लगाने की नई रीत अपनाई है। यह बात अपने उनकी पत्नी बच्चों को बहुत अखरती है, यानी बुरी लगती है। बब्बा, आप कोई बूढ़े थोड़े हैं जो रोज रोज मंदिर जाएं, इतने ज़्यादा व्रत करें, ऐसा कहते हैं वे। यशोधर बाबू इस आलोचना को अनसुना कर देते हैं। सिद्धांत के धनी की कृष्णदा के अनुसार यही निशानी है। बिड़ला मंदिर से उठकर यशोधर बाबू पहाड़गंज जाते हैं और घर के लिए साग सब्जी खरीद लाते हैं। किसी से मिलना मिलाना हो तो वह भी इसी समय कर लेते हैं। तो भले ही दफ्तर 5 बजे छूटता हो, वह घर 8 बजे से पहले नहीं पहुंचते। आज बिड़ला मंदिर जाते हुए यशोधर बाबू की निगाह उस अहाते पर पड़ी जिसमें कभी कृष्णदा का 3 बेडरूम वाला क्वार्टर हुआ करता था और जिस पर इन दिनों एक 6 मंजिला इमारत बनाई जा रही है। इधर से गुजरते हुए कभी KDIZ एरिया की बदलती शक्ल देखकर यशोधर बाबू को बुरा सा लगता है। ये लोग सारा गोल मार्केट क्षेत्र तोड़कर यहाँ 1 मंजिला क्वार्टरों की जगह ऊंची इमारतें बना रहे हैं। यशोधर बाबू को पता नहीं कि वे लोग ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। उन्हें यह जरूर पता है कि उनकी यादों के गोल मार्केट के ढहाए जाने का गम मनाने के लिए उनका इस क्षेत्र में डटे रहना निहायत ज़रूरी है। उन्हें एंड्रूजगंज, लक्ष्मीबाई नगर, पंडारा रोड आदि नई बस्तियों में पद की गरिमा के अनुरूप D2 टाइप क्वार्टर मिलने की अच्छी खबर कई बार आई है, मगर हर बार उन्होंने गोल मार्केट छोड़ने से इनकार कर दिया है। जब उनका क्वार्टर टूटने का नंबर आया तब भी उन्होंने इसी क्षेत्र की इन बस्तियों में बचे हुए क्वार्टरों में एक अपने नाम अलाट करा लिया। पत्नी के यह पूछने पर कि जब यह भी टूट जाएगा तब क्या करोगे, उन्होंने कहा तब की तब देखी जाएगी, कहा और उसी तरह मुस्कुराए जिस तरह कृष्णदा यही फिक्रा कहकर मुस्कुराते थे। फिक्रा यानी जुमला, वाक्य। सच तो यह है कि पिछले कई वर्षों से यशोधर बाबू का अपनी पत्नी और बच्चों से हर छोटी बड़ी बात में मतभेद होने लगा है और इसी वजह से वह घर जल्दी लौटना पसंद नहीं करते। जब तक बच्चे छोटे थे तब तक वह उनकी पढ़ाई लिखाई में मदद कर सकते थे। अब बड़ा लड़का एक प्रमुख विज्ञापन संस्था में नौकरी पा गया है। यद्यपि समहाउ यशोधर बाबू को अपने साधारण पुत्र को असाधारण वेतन देने वाली यह नौकरी कुछ समझ में नहीं आती। वह कहते हैं कि 1500 रुपया तो हमें अब रिटायरमेंट के पास पहुंचकर मिला है। शुरू में ही 1500 रुपया देने वाली इस नौकरी में जरूर कुछ पेंच होगा। यशोधर जी का दूसरा बेटा दूसरी बार IAS देने की तैयारी कर रहा है और यशोधर बाबू के लिए यह समझ सकना असंभव है कि जब वह पिछले साल अलाइड सर्विसेज की सूची में माना काफ़ी नीचे आ गया था तब इसने ज्वाइन करने से इनकार क्यों कर दिया। उनका तीसरा बेटा स्कॉलरशिप लेकर अमेरिका चला गया है और उनकी एकमात्र बेटी न केवल तमाम प्रस्तावित यानी चुने हुए वर अस्वीकार करती चली आ रही है बल्कि डॉक्टरी की उच्चतम शिक्षा के लिए स्वयं भी अमेरिका चले जाने की धमकी दे रही है। यशोधर बाबू जहां बच्चों की इस तरक्की से खुश होते हैं वहां समहाउ यह भी अनुभव करते हैं कि वह खुशहाली भी कैसी जो अपनों में परायापन पैदा करे। अपने बच्चों द्वारा गरीब रिश्तेदारों की उपेक्षा उन्हें समहाउ जंचती है। कुछ अजीब यानी गलत, उपेक्षा तिरस्कार। एनीवे जनरेशनों में गैप तो होता ही है, सुना ऐसा कहकर सम को दिलासा देता है पिता। जनरेशन यानी पीढ़ियाँ।
यद्यपि यशोधर बाबू की पत्नी अपने मूल संस्कारों में किसी भी तरह आधुनिक नहीं है, तथापि बच्चों की तरफदारी करने की मात्र सुलभ मजबूरी ने उन्हें भी मोड बना दिया है। मोड यानी मॉडर्न। कुछ यह भी है कि जिस समय उनकी शादी हुई थी, यशोधर बाबू के साथ गांव से आए ताऊजी और उनके 2 विवाहित बेटे भी रहा करते थे। इस संयुक्त परिवार में पीछे बहुओं में गजब के तनाव थे, लेकिन ताऊजी के डर से कोई कुछ कर नहीं पाता था। यशोधर बाबू की पत्नी को शिकायत है कि संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने हमारा पक्ष कभी नहीं लिया, बस जेठानियों को की चलने दी। उनका यह भी कहना है कि मुझे आचार व्यवहार के ऐसे बंधनों में रखा गया मानो मैं जवान औरत नहीं बुढ़िया थे। जितने भी नियम उनकी बुढ़िया ताई के लिए थे, वे सब मुझ पर भी लागू करवाए, ऐसा कहती है घरवाली बच्चों से। बच्चे उससे सहानुभूति व्यक्त करते हैं। फिर वह यशोधर जी से उन्मुख होकर यानी उदासीन होकर कहती है, तुम्हारी ये बाबा आदम के ज़माने की बातें मेरे बच्चे नहीं मानते तो इसमें उनका कोई कसूर नहीं। मैं भी इन बातों को उसी हद तक मानूंगी जिस हद तक सुविधा हो, यानी वो सही हो। अब मेरे कहने से वह सब ढोंग ढकोसला हो नहीं सकता, साफ बात। तो ये कहती है यशोधर बाबू की पत्नी, धर्म कर्म कुल परंपरा सबको ढोंग ढकोसला कहकर घरवाली आधुनिकताओं का आचरण करती है और यशोधर बाबू साइनल बुढ़िया चटाई का लहंगा या बूढ़ी मुँह मुँह से लोग करेतमा से कहकर उसके विद्रोह को मजाक में उड़ा देना चाहते हैं, अनदेखा कर देना चाहते हैं, लेकिन वह स्वीकार करने को बाध्य भी हो जाते हैं कि तमाशा स्वयं उनका बन रहा है। जिस जगह कृष्णदा का क्वार्टर था, उसके सामने खड़े होकर एक गहरा निश्वास छोड़ते हुए यशोधर जी ने अपने से पूछा कि क्या वह बेटर नहीं रहता कि कृष्णदा की तरह घर गृहस्थी का बवाल ही न पाला होता, बेटर यानी सही, और लाइफ कम्युनिटी के लिए डेडिकेट कर दी जाती। डेडिकेट यानी न्यौछावर, कम्युनिटी यानी समाज के लिए। फिर उनका ध्यान इस ओर गया कि बाल जति कृष्णदा का बुढ़ापा सुखी नहीं रहा। उसके तमाम साथियों ने भोज खास, ग्रेन पार्क, कैलाश, कहीं न कहीं ज़मीन ली, मकान बनवाया, लेकिन उसने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। रिटायर होने के 6 महीने बाद जब उसे क्वार्टर खाली करना पड़ा तब हद हो गई। उसके द्वारा उपकृत यानी जिन पर उसने उपकार किया था, जिसका वो सहारा बने थे, सारे लोगों में से एक ने भी उसे अपने यहाँ रखने की पेशकश नहीं की। संत यशोधर बाबू उसके सामने ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं रख पाए, क्योंकि उस समय तक उनकी शादी हो चुकी थी और उनके 2 कमरों के क्वार्टर में 3 परिवार रहा करते थे। कृष्णदा कुछ समय राजेंद्र नगर में किराए का क्वार्टर लेकर रहा और फिर अपने गांव लौट गया, जहां साल भर बाद उसकी मृत्यु हो गई। ज़्यादा पेंशन खा नहीं सका बेचारा। विचित्र बात यह है कि उसे कोई भी बीमारी नहीं, बस रिटायर होने के बाद मुरझाता सूखता ही चला गया। जब उसके एक बिरादर यानी भाई से मृत्यु का कारण पूछा, तब उसने यशोधर बाबू को यही जवाब दिया, जो हुआ होगा, यानी पता नहीं क्या हुआ। जिन लोगों के बाल बच्चे नहीं होते, घर परिवार नहीं होता, उनके रिटायर होने के बाद जो हुआ होगा से भी मौत हो जाती है, यानी बिना किसी बीमारी के। यह जानते हैं यशोधर जी, बच्चों का होना भी जरूरी है। यह सही है कि यशोधर जी के बच्चे मनमानी कर रहे हैं और ऐसा संकेत दे रहे हैं कि उनके कारण यशोधर जी को बुढ़ापे में कोई विशेष सुख प्राप्त नहीं होगा। लेकिन यशोधर जी
अपने मर्यादा पुरुष कृष्णदा से सुनी हुई यह बात नहीं भूले हैं कि गधा पचीसी में कोई क्या करता है, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बाद में हर आदमी समझदार हो जाता है। यद्यपि युवा यशोधर को विश्वास नहीं होता, तथापि कृष्णदा बताते हैं कि किस तरह मैंने जवानी में 50 किस्म के खुराफात की है, यानी शरारतें की हैं। ककड़ी चुराना, गर्दन मोड़ के मुर्गी मार देना, पीछे की खिड़की से कूदकर सेकंड शो सिनेमा देख आना। कौन कर्म ऐसा है जो तुम्हारे इस कृष्णदा ने नहीं कर रखा? जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी तब सब अपने ही आप ठीक हो जाएंगे। यह भी कृष्णदा से विरासत में मिला हुआ एक फिक्रा है, जिसे यशोधर बाबू अक्सर अपने बच्चों के प्रसंग में दोहराते हैं। उन्हें कभी कभी लगता है कि अगर मेरे पिता तब नहीं गुजर गए होते जब मैं मैट्रिक में था, तो शायद मैं भी गधा पचीसी के लंबे दौर से गुजरता। जिम्मेदारी सर पर जल्दी पड़ गई तो जल्दी ही जिम्मेदार आदमी भी बन गया। जब तक आप हैं तब तक मौज कर लें, जब तक बाप है यानी पिता है तब तक मौज कर लें। यह बात यशोधर जी कभी कभी तंजिया यानी कमेंट्स के रूप में कहते हैं, लेकिन कहते हुए उनके चेहरे पर जो मुस्कान खेल जाती है वह बच्चों पर यह प्रकट करती है कि बाप को उनका स्नात होना, गैर जिम्मेदार होना कुल मिलाकर अच्छा लगता है। तो अनाथ का अपोजिट है स्नात, कि जिसके माता पिता होते हैं उसे स्नात कहा जाता है। यशोधर बाबू कभी कभी मन ही मन स्वीकार करते हैं कि दुनियादारी में बीवी बच्चे उनके अधिक सुलझे हुए हो सकते हैं, लेकिन 2 के 4 करने वाली दुनिया ही उन्हें कहाँ मंजूर है जो उसकी रीत मंजूर करे। दुनियादारी के हिसाब से बच्चों का यह कहना सही हो सकता है कि बाबा ने डीडीए फ्लैट के लिए पैसा न भर के भयंकर भूल की है, किंतु संभाव यशोधर बाबू को कृष्णदा की यह उक्ति अब भी जंचती है। मूर्ख लोग मकान बनाते हैं, सियाने उनमें रहते हैं। जब तक सरकारी नौकरी तब तक सरकारी क्वार्टर, रिटायर होने पर गांव का पुश्तैनी घर। बस पुश्तैनी मतलब जो बाप दादाओं से हमें मिला होता है। गांव का पुश्तैनी घर टूट फूट चुका है और उस पर इतने लोगों का हक है कि वहां जाकर बसना, मरम्मत की जिम्मेदारी ओढ़ना और बेकार के झगड़े मोल लेना होगा। इस बात को यशोधर जी अच्छी तरह समझते हैं। बच्चे बहस में जब यह तर्क दोहराते हैं तब उनसे कोई जवाब देते नहीं बनता। उन्होंने हमेशा यही कल्पना की थी और आज भी करते हैं कि उनका कोई लड़का रिटायर होने से पहले सरकारी नौकरी में आ जाएगा और क्वार्टर उनके परिवार के पास बना रह सकेगा। अब भी पत्नी द्वारा भविष्य का प्रश्न उठाए जाने पर यशोधर बाबू बस इस संभावना को रेखांकित कर देते हैं। जब पत्नी कहती है अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदमी को तो हर तरह से सोचना चाहिए, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। तब यशोधर बाबू टिप्पणी करते हैं कि सब तरह से सोचने हमारी बिरादरी में नहीं होते हैं, उसमें तो एक ही तरह से सोचने वाले होते हैं, कहते हैं और कहकर लगभग नकली सी हंसी हंसते हैं। तो आज के लिए पाठ आपका इतना ही है। तो आगे का पाठ हम अगले लेक्चर में करेंगे।